नमस्कार, दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार असंगठित काम क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार ने हमेशा से किए हैं प्रयास। देश भर में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का शुभारंभ। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना का 4 साल पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों को दिए तोहफे। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम को किया संबोधित। कहा, ज्योतिष व आयुर्वेद के बीच परस्पर गहरा संबंध। आयुर्वेद और ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए खोले जा रहे हैं नए संस्थान। और ईस्टर के मौके पर देश भर के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी ईस्टर की शुभकामनाएं। पीएम ने कहा, ईसा मसीह के सामने न्याय और करुणा संबंधी विचारों आदर्शों को करें याद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में असंगठित श्रमिकों के योगदान को अहम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि देश के विकास में हमारे असंगठित श्रमिक भाई बहनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयास कर रही है। इन नई योजनाओं से जहां उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, वहीं इस महामारी के दौरान भी मदद के लिए कई और कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से जुड़े हुए कई कल्याणकारी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उन्हें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा समावेशी विकास शीर्षक वाली इस तस्वीर में सरकार की पहल का जिक्र किया है। आइए देखते हैं श्रमिकों के हित में कौन कौन से अहम कदम अब तक उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू होने के 4 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ई संजीवनी डेली परामर्श सुविधा का कल शुभारंभ किया। इस सुविधा में अब दूर दराज के गांव में रहने वाले आम आदमी को भी जिला अस्पताल और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी। देश की 1 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन से जुड़ गए हैं। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज मेरठ जाएंगे, जहां वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा करेंगे, योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और आशा वर्कर्स से संवाद करेंगे। अब दूर दराज के गांव में रहने वाले आम आदमी को भी जिला अस्पताल और एम्स जैसी अस्पतालों के डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी। अब देश के 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन से जुड़ गए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के 4 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स ऋषिकेश, ओडिशा के पुरी, त्रिपुरा और कुपवाड़ा के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जुड़कर लाभार्थियों से बात की। मोदी जी ने सबसे पहली बार डेवलपमेंट के साथ हेल्थ को जोड़ा, और जब देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो सोसाइटी स्वस्थ होगी, सोसाइटी तंदुरुस्त होगी तो राष्ट्र तंदुरुस्त होगा, और तंदुरुस्त राष्ट्र ही तरक्की कर सकता है, विकास कर सकता है। देश में 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल चुके हैं, जहां पर 7 तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जल्द ही इसे बढ़ाकर 13 किया जाएगा। देश के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टेली कंसल्टेशन से जुड़ेंगे, ताकि गांव के लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर चिकित्सीय सलाह मिल सके। इससे उनके पैसे के साथ साथ समय की भी बचत होगी। जब गाइनिंग प्रॉब्लम आया तो मैं बहुत गांव की लड़की हूँ, तो मुझे बहुत परेशान होया था, कहाँ जाऊँ, कैसे दिखाऊँ। ई संजीवनी माध्यम से मैंने भुवनेश्वर एम्स से बात किया,
तो वो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया, तो अच्छे से सलाह दी मुझे, बहुत इजीली मुझे मिल गई, प्रिस्क्रिप्शन मिल गया। तो सबसे बड़ा बात है कि मुझे यहाँ पर मेडिसिन भी मिल गई। 17 अप्रैल को देश भर के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योग सत्र का भी आयोजन होगा। इसके अलावा 18 अप्रैल से देश के सभी जिलों के ब्लॉक स्तर पर हेल्थ मेला का भी आयोजन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के बैनर तले आयोजित इस मेले में डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन की जांच भी होगी। यही नहीं, जो लोग अभी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, मेले में ही उनका कार्ड भी बनेगा। स्वास्थ्य मेले में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। टेली कंसल्टेशन सुविधा मुहैया कराने में अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, असम, मेघालय के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़ आगे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में आर्थिक सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार किया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्र सरकार ने आर्थिक सेवाओं के विस्तार से समावेशी विकास की रफ्तार को भी तेज किया है। आज देश में सबके लिए बैंकिंग उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जन धन योजना से गरीबों को भी बैंकिंग के लिए सहूलियत मिली है। देश में इस योजना के तहत अब तक 45 करोड़ खाते खुले हैं। 2 लाख रुपए के मुफ्त दुर्घटना बीमा के साथ 31 करोड़ 6 लाख रुपए कार्ड, 31 करोड़ 60 रुपए कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल से व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। आज योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के लाभार्थियों तक सीधा पहुंच रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा ने महामारी की चुनौतियों के बीच गरीबों और जरूरतमंदों के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने में मदद मिली है। सबके लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मात्र 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा दुर्घटना उपलब्ध कराया गया है। अब तक इसके तहत 28 करोड़ 19 लाख लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिल रहा है। अब तक 12 करोड़ 66 लाख लोग इस योजना में शामिल हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना से 60 वर्ष की आयु से मासिक पेंशन की सुविधा दी जा रही है। अब तक 4 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत किए जा चुके हैं और देश में केंद्र सरकार ने सबके लिए सहज ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों के 34 करोड़ 42 लाख खातों के लिए 18 लाख 60 हजार से अधिक का ऋण दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्योतिष व आयुर्वेद के बीच परस्पर गहरा संबंध है। दोनों प्राचीनतम भारतीय ज्ञान परंपरा की थाती हैं। आयुर्वेद और ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थान खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मनीषा में वनस्पतियों से औषधि एकत्र करने और औषधियों को रोगी को देने का भी मुहूर्त निश्चित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने आयुर्वेद और ज्योतिष के अपने प्राचीनतम ज्ञान की अनदेखी की तो हम पिछड़ने लगे। भारतीय मनीषा कर्म प्रधान है। कर्म सकारात्मक होगा तो भाग्य प्रबल होता जाएगा। कि गोरखपुर में ये होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, वो पहले ही हो चुका। हम लोगों ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भी दे दिया है और इसका सफल प्रारंभ होने जा रहा है। यानी हम पराविद्या पर तो पहले से कार्य कर रहे थे, लेकिन पराविद्या सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन जरूर होगा। यद्यपि भारत के लोगों के लिए बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हम तो जन्म से ही उसके साथ जुड़े होते हैं। हमारे यहां जो जन्म से ही हमें ये माना जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति बोलो अनौषध है। यानी यह हम ही लोग बोल सकते हैं, दुनिया में कोई और नहीं बोल सकता। हमने हर अक्षर को मंत्र माना, हमने हर वनस्पति को औषधि के रूप में माना है। और लेकिन उस पराविद्या के बारे में जानकारी देने के लिए, यानी उस भौतिक ज्ञान, उस आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी देने के लिए हमें अपराविद्या में जाना पड़ेगा। और अपराविद्या के लिए ही ये सारे साधन उपलब्ध कराए गए हैं। भारत में शिक्षा की जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितना कुछ भी है, ये सब इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रस्तुत की गई है।
बाराबंकी में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलाया गया। मादक पदार्थों की तस्करी में कुख्यात जैदपुर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर एक्ट के वांछित मार्फीन तस्कर शहीम उर्फ कासिम के अवैध निर्माण को ढा दिया गया। पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से ग्रामीणों की मौजूदगी में तस्कर के अवैध मकान को ढाने का काम किया। वहीं जिले के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि जैदपुर थाने के मार्फीन तस्कर व हिस्ट्री शीटर शहीम गैंगस्टर के मामले में फरार है। सरकारी भूमि से उसके अवैध निर्माण को ढा दिया गया है। शीघ्र ही उस पर इनाम घोषित कर गिरफ्तार किया जाएगा। जनपद बाराबंकी के थाना जैदपुर स्थित टिकरा उस्मा का रहने वाला शहीम उर्फ कासिम, जो एक मार्फीन तस्कर है और थाना जैदपुर का हिस्ट्री शीटर है, वह एक गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहा है। इसके द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करके भवन बनाया गया था। राजस्व टीम द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए कब्जा कर बनाए गए भवन को ढहा दिया गया है। शीघ्र इसके विरुद्ध पुरस्कार घोषित करते हुए इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। मेरठ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा में स्थापित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योगा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा का निरीक्षण कर वहां मरीजों से वार्ता की और हालचाल जाना, साथ ही उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रैल तक ब्लॉक स्तरीय मेले आयोजित किए जा रहे हैं। समग्र देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन का प्रारंभ हुआ। आज दूसरे दिन देश के 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर योगा अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया और आने वाले एक सप्ताह तक देश के सभी ब्लॉक स्तर पर हेल्थ मेला का आयोजन किया जा रहा है। सभी देश की जनता को मेरा आग्रह है कि हेल्थ मेला में भाग लेके अपने कोई शारीरिक या तो हेल्थ के संदर्भ में समस्या हो तो अवश्य स्क्रीनिंग करवाइए और सारवार करवाइए। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम एक बार फिर से बदला जाएगा। स्टेशन के नए नाम से जिस झांसी शब्द को हटाया गया था उसको फिर से जोड़ा जाएगा। शनिवार को स्टेशन के निरीक्षण के लिए पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि स्टेशन का नाम झांसी रहेगा और रानी लक्ष्मीबाई भी रहेगा। पहले झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि झांसी नाम जुड़वाने के लिए स्थानीय सांसद अनुराग शर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं। रेल मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर खजुराहो गए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि देश के कोने कोने में कारीगर शिल्पकार हैं, उनको रेलवे के जरिए एक माध्यम मिले, इसलिए उन्होंने वन स्टेशन वन उत्पाद कॉन्सेप्ट को बजट में शामिल किया है। इस योजना को झांसी स्टेशन पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इससे सीख लेकर इसे देश भर में बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश के कोने कोने में जो हमारे कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके प्रोडक्ट्स को रेलवे के जरिए से एक माध्यम मिले, इसीलिए उन्होंने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट इस बजट में अप्रूव किया। ये आप जो आज झांसी में देख रहे हैं, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अब इससे हमको जो लेसन्स लर्निंग्स मिलेगी उसके बेसिस में देश भर में बड़े पैमाने पे लोकल महिला स्वयंसेवी संस्था हो गई, शिल्पकार हो गए, हमारे जितने भी कारीगर हो गए, उनके प्रोडक्ट्स को रेलवे स्टेशंस पे प्राधान्य दिया जाएगा। जनपद कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी द्वारा मनाई गई बाबा साहब की 131वीं जयंती में मुख्य अतिथि के रूप से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री व कन्नौज से बीजेपी विधायक असीम अरुण कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार द्वारा दी गई समाज कल्याण की जिम्मेदारी को पूरी मेहनत और निष्पक्षता से सबका विकास करने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी के नेतृत्व में मोदी के विजन पर चलते हुए दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग अवसर की समानता को और आगे बढ़ा रहे हैं।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही राह दिखाई थी, समानता और अवसर की समानता। ये दो बातें बाबा साहब ने अपने भाषण में, अपने साहित्य में बार बार कही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी के विजन पर चलते हुए इसी बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग अवसर की समानता को और आगे बढ़ा रहे हैं, समानता की ओर बढ़ रहे हैं, बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल में बहुत अच्छे कार्य हुए, जिसका परिणाम हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि मोहर लगी विकास के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर और राष्ट्र के सम्मान के ऊपर। लेकिन आने वाले अब 5 साल में इसको और ऊंचाइयों पे हम लोग लेकर के जाएंगे। लोग बाबा साहब के जो भी हमारे बाबा साहब ने जो कानून बनाया है उसको कार्य में परिणित करने के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार तत्पर है और हम लोग आगे से भी ये काम कर रहे हैं। अगर कुछ दिल में ठान लो और करने की हिम्मत हो तो उम्र मायने नहीं रखती। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है 10 साल की काजल ने, जो दौड़ लगाकर प्रयागराज से 5 दिन का सफर तय करके लखनऊ पहुंची और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। काजल ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात को रखा। प्रयागराज से लखनऊ तक का सफर दौड़कर पूरा करने वाली काजल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी शिकायत की। 10 साल की बच्ची काजल का कहना है, कई मैराथन दौड़ में प्रतिभाग किया लेकिन सम्मान नहीं मिला। काजल की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने तुरंत निवारण किया और सम्मान दिया। प्रयागराज से लखनऊ गई थी, अरे दिल्ली गई थी, 720 किलोमीटर वहाँ पे भी सम्मानित किया गया, इसीलिए प्रयागराज से यहाँ जाएंगे। ये पहले से भी दौड़ती है 42 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। थोड़ा गर्मी की वजह से दिक्कतें हुई, रात में सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के दौड़ना शुरू कर देती थी। मौसम गर्म था, थोड़ा दिक्कत तो होना ही था, तो होगा दिक्कत, लेकिन दौड़ के आएगी। जैसे सपना हो कि मिलना है और सपना पूरा हो जाए वैसा लग रहा है। वो एडमिशन इसका वहाँ स्टेडियम के लिए बोल दिया गया है और मुख्यमंत्री महोदय के अपने हाथों पे फूल दिए हैं, कपड़ा उपड़ा दिए हैं। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन हनुमान जन्मोत्सव पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने वृंदावन बालाजी देवस्थान मंदिर का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वृंदावन बालाजी देवस्थान के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक हनुमान जी के कितने बड़े भक्त हैं, ये उनके प्रवचनों में ही नजर आता है। उन्होंने कहा कि इस भूमि की खासियत यह है कि पॉजिटिविटी की अनुभूति होती है। ऐसी भूमि पर हनुमान जी के इस मंदिर में आकर हर व्यक्ति को आध्यात्मिक संजीवनी मिलेगी। सबने अपेक्षा एक ही है कि नीम करोड़ी बाबा की प्रेरणा से प्रेरित होकर डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक ने हनुमान जी का एक भव्य मंदिर उनके 5 भाइयों के साथ बनवाया है। निश्चित रूप से ये हर भक्त के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। और केवल इतना ही नहीं, तो एक हनुमान चालीसा स्तंभ भी बनाया गया है, जिस स्तंभ पर पूरी हनुमान चालीसा वर्णित है और बड़ा भव्य और स्वाभाविक रूप से अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने वाली है। हनुमान जी के उनके जन्मोत्सव पर इस मूर्ति का स्थापना होना बहुत ही उसका मान्य होता है। और यहाँ पे ब्रिज लोगों को लिए मैं सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस पुण्य धरती में जय राधे राधे श्याम। तो सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे हनुमान जी होते हैं वहाँ कोई कष्ट या कोई दुख कुछ भी नहीं रहता है। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश शासन के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित नमामि गंगे परियोजना के तहत संचालित परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ समीक्षा की, जिससे कि 2024 तक बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर के प्रत्येक गांव को हर घर जल योजना के अंतर्गत हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाया जा सके। जनपद हमीरपुर में जल शक्ति मंत्री के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री जनपद हमीरपुर से सुमेरपुर विकासखंड के पतियोरा डांडा पेयजल योजना के लिए बनाई जा रही परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और जिले के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मिशन है कि 2024 तक प्रत्येक घरों को
में नल पहुंचाना चाहिए और नल में जल होना चाहिए। पहले बुंदेलखंड की स्थिति थी कि पानी के अभाव में लोग दम तोड़ देते थे, जीवन सुरक्षित नहीं रहता, ट्रेन से पानी मंगवाना पड़ता था और भी ट्रेन सपा शासन में आने नहीं देते थे, पानी नहीं आने देते। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने तय किया कि देश के अंदर प्रत्येक घरों तक नल पहुंचाना है और नल में जल पहुंचाना है। उसी के निमित्त 2024 तक ये काम पूरा करना है बुंदेलखंड में, और 2022 का लक्ष्य है सामने कि कुछ घरों में, कुछ गांवों में ऐसे पानी पहुंचाया जाए। उसी के तहत आज देखने आया था, काम स्पीड में चल रहा है। देखने के बाद ये अनुभव हो रहा है कि सितंबर तक हम लोग प्रत्येक गांव, हमीरपुर के प्रत्येक गांव में पानी सप्लाई देते हैं। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बरेली पुलिस ने महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूटी रैली का आयोजन किया। रैली को श्वेता यादव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम और डॉक्टर दीपशिखा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में पुलिस की महिला अधिकारियों के साथ तमाम महिला कांस्टेबल भी शामिल रही। ये रैली गांधी उद्यान से शुरू होकर शील चौराहे पर जाकर संपन्न हुई। इस रैली का उद्देश्य महिला अपराध से जुड़े हर पहलू पर महिलाओं की मदद करना है और इस बात का एहसास कराना है कि पुलिस उनके साथ है। आईजी रमित शर्मा ने बताया कि इन दिनों मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और उसमें विश्वास भी बरेली के नेतृत्व में दोनों महिला सीओ द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक रैली आयोजित की गई, जो जनता में जागरूक करेगी। मिशन शक्ति के अंतर्गत आज बरेली पुलिस ने एक रैली निकाली है, ऑल विमेन स्कूटी रैली है ये, जिसको फ्लैग ऑफ है ना आईजी सर और एसएसपी सर ने किया गया है। और हम इसके थ्रू महिला जागरूकता अभियान के लिए उनको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर, और बेसिकली ये है कि आप पुलिस के पास आके अपनी समस्याएं बोल सके, इसके लिए एक अवेयरनेस रैली निकाली गई है। ये रैली निकली है गांधी उद्यान से और ये प्रेमनगर के शील चौराहे तक जाएगी। ये सारी महिलाओं द्वारा एसआई रैंक से लेकर कांस्टेबल रैंक तक सभी महिलाएं हैं और उन्हीं ने चलाई गई है। और इसके अंतर्गत वो अपनी स्कूटी के थ्रू जाएंगी, कई कई जगह रुक के महिलाओं को अवेयरनेस के लिए बताया जाएगा। मिशन शक्ति चल रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस जागृत करने के लिए। इसके लिए आज एसएसपी बरेली के नेतृत्व में जो सीओ साहिबा हैं दीपशिखा जी और सीओ फर्स्ट, दोनों जो महिला सीओ हैं, इनके द्वारा जागरूकता के लिए एक रैली आयोजित की गई है जो जनता में जागरूकता करे। इसमें महिला सुरक्षा हेतु जो विशेष दल गठित किया गया है, उस दल को भी साथ में भेजा गया है, जिससे लोगों को जागरूकता हो कि महिला सुरक्षा के लिए एक विशेष दल है, गठित है। साथ ही साथ में जो स्कूटी सवार महिला कांस्टेबल्स हैं वो भी भेजी गई हैं, जिससे वो पूरे सिटी एरिया, जनपद में अब वो कॉन्फिडेंस जागृत करें लोगों को, और लोगों को पता रहे कि महिला सुरक्षा के लिए बरेली पुलिस और रेंज पुलिस के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है। ईस्टर के पर्व के अवसर पर देश भर के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया जा रहा है। ईस्टर का त्योहार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के पुनर्जन्म की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रभु ईसा गुड फ्राइडे के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए उसे ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस के बाद ईस्टर ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है।
प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षण की पहल कर दी है। इस प्रशिक्षण में जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के 24 प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षु डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ मंडल डॉक्टर GS वाजपेयी ने कहा कि टीबी मुक्त भारत का उद्देश्य ग्राम स्तर पर हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की सूची तैयार करना और उनका परीक्षण उपचार सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षु डॉक्टर्स को प्रमाण पत्र दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम भारतवर्ष से 25 तक टीबी को भगा दें। उस क्रम में अभी हमें बहुत काम किया जाना है और हमारे ब्लॉक स्तर की जो सबसे नीचे की इकाई है नियंत्रण की, वो है टीयू ट्रीटमेंट यूनिट जिसको बोलते हैं, टीबी ट्रीटमेंट यूनिट। उसका इंचार्ज एक डॉक्टर होता है। थोड़ा सा इसमें कमी चल रही थी पिछले। डॉक्टर भटनागर साहब जो आपके CMO साहब हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह की ट्रेनिंग जिला स्तर पर हो रही है। 4 दिन की ट्रेनिंग हमने डॉक्टरों को चिन्हित किया है जो MOTC कहलाएंगे, टीयू के इंचार्ज रहेंगे। अपने ब्लॉक में टीबी उन्मूलन का सारा कार्यक्रम उनके मार्गदर्शन में दिशा निर्देश में चलेगा। और मुझे लगता है कि टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको 24 कर दिया है, उसको पूरा करने में इस तरह की गतिविधियां सहायक होंगी। देश में कोरोना के नए मामले भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन दिल्ली NCR समेत देश के कुछ जगहों पर नए मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। केंद्र और राज्यों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो निगरानी जांच से लेकर संक्रमण को रोकने के लिए तमाम प्रयास और तेज कर दिए गए हैं। इस बीच देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 186 करोड़ को भी पार कर गया है। देश में दैनिक कोरोना के मामलों की संख्या भले ही 1000 से कम दर्ज की जा रही हो, लेकिन राजधानी दिल्ली और NCR में नए संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, तो वयस्कों के साथ बच्चों में भी संक्रमण देखा जा रहा है। हालांकि जानकार मौजूदा स्थिति को ज्यादा चिंताजनक नहीं मान रहे हैं, लेकिन लगातार सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। ज्यादातर जो मामले हैं वो स्टेबल हैं और ज्यादातर लोगों को भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है और ज्यादातर जो पेशेंट एडमिट हैं वो भी स्टेबल है, वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है। और अभी क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं और मेट्रो और सारे बाजार खुल गए हैं, इस वजह से काफी सारा ओवरक्राउडिंग है और लोग थोड़े लापरवाह हो गए हैं। हरियाणा में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए हरियाणा सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बाकी शहरों में भी स्थिति नियंत्रण में देखी जा रही है। हरियाणा में केवल गुड़गांव में केस बढ़ रहे हैं या थोड़े फरीदाबाद में, बाकी सारे हरियाणा में नहीं है। आधे से ज्यादा जिलों में आज भी 0 है। मैंने अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा को गुड़गांव और फरीदाबाद का एग्जामिन करने के लिए भेजा है कि वहां पर क्यों। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार असंगठित काम क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार ने हमेशा से किए हैं प्रयास। देश भर में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर ई-संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का शुभारंभ। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना का 4 साल पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों को दिए तोहफे। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आयोजित ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम को किया संबोधित। कहा, ज्योतिष व आयुर्वेद के बीच परस्पर गहरा संबंध। आयुर्वेद और ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए खोले जा रहे हैं नए संस्थान। और ईस्टर के मौके पर देश भर के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी ईस्टर की शुभकामनाएं। पीएम ने कहा, ईसा मसीह के सामाजिक न्याय और करुणा संबंधी विचारों आदर्शों को करें याद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।